नमस्ते, आप सबका पैगाम आज़ादी में स्वागत है। ये एक पेशकश है जो लोकतंत्रशाला और न्यूज़ क्लिक की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें हम भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको और बेहतर जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे पहले हमने मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात की। और इन दोनों वीडियोस का और इस पूरे सीरीज़ के जितने वीडियो हैं, इसके लिंक आपको न्यूज़ क्लिक और लोकतंत्रशाला के सोशल मीडिया पे मिलेंगे। और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें भी आपको सारे पूरे सीरीज़ में जितने वीडियोस हैं सबका लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं भगत सिंह के बारे में। हम भगत सिंह को उनकी शहादत और राष्ट्रवादी सोच के लिए तो ज़रूर जानते हैं। और आज का राजनीतिक माहौल में भी राष्ट्रवाद छाया हुआ है और कई लोगों को एंटी नेशनल बुलाया जा रहा है। तो आइए हम और गहरे तरीके से भगत सिंह और उनकी सोच को समझें और इस बात पे विचार करें कि क्या अगर भगत सिंह आज जिंदा होते तो क्या उनको राष्ट्रवादी माना जाएगा या उनको एंटी नेशनल माना जाएगा। और इसके लिए आज हमारे साथ इरफान हबीब जी हैं और शायद इनसे बेहतर कोई नहीं है जो भगत सिंह के बारे में आज हमें बता सकते हैं। सैयद इरफान हबीब जी ने विज्ञान के इतिहास के साथ साथ राजनीतिक इतिहास के क्षेत्र में भी काम किया है। कई वर्षों तक इतिहास पढ़ाने के बाद वह नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्था में शामिल हो गए। उन्होंने भारत में अंग्रेज़ों के शासन के दौरान आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सोच और उसकी संस्थागत नींव को देखते हुए 30 साल से अधिक बिताए हैं। विज्ञान के इतिहास पे बहुत किताबें लिखी है और ख़ास रूप से विज्ञान के इतिहास की किताबों के अलावा उन्होंने भगत सिंह पे भी लिखा है। उनकी किताब बहरों को सुनाने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों की विचारधारा और कार्यक्रम का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, इसका नाम है इनकलाब, धर्म और क्रांति पर भगत सिंह। हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था नई दिल्ली में अध्यक्षता की। वो एक फुलब्राइट विज्ञान है और भारत और विदेशों में कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रह चुके हैं। इरफान हबीब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया कि आज आप हमें भगत सिंह के बारे में बताने वाले हैं। आज जिस विषय पर हम या जिस व्यक्ति के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही से सबसे जुड़ा हुआ और इस तरह जुड़ा है कि वो हमारे जो वैचारिक मतभेद हैं, लेफ्ट राइट सेंटर की जहाँ बात होती है, उन सबको लांघता हुआ, पार करता हुआ वो व्यक्ति हमारे दिलों में पहुंचा हुआ है। फर्क सिर्फ ये है कि हम सब लोग उसको एक शहीद और उसको एक बड़ा भारी क्रांतिकारी और एक राष्ट्रवादी तो मानते हैं। वो था, उसमें कोई शक नहीं है। वो भगत सिंह का तो वो एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है हमारे इतिहास में। लेकिन भगत सिंह उससे आगे भी कुछ है। भगत सिंह एक तो पहले शहीद नहीं है हमारे देश के और आखिरी शहीद नहीं है। शहादत हमारे देश में बहुत लोगों ने दी और हम सबका आदर करते हैं और करना चाहिए, भगत सिंह का भी करते हैं। फर्क सिर्फ है कि भगत सिंह ने हमारी जो विरासत है, उस विरासत में सिर्फ सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं छोड़ा, सिर्फ क्रांति नहीं छोड़ी, सिर्फ शहादत नहीं छोड़ी। भगत सिंह ने हमारे लिए एक वैचारिक विरासत छोड़ी। दुख इस बात का होता है कि उस वैचारिक विरासत से हम बहुत फासला किए हुए हैं, उसके हम नजदीक जाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग जानबूझकर जाना नहीं चाहते क्योंकि उनके लिए वो बहुत बहुत ही तकलीफदेह है
क्योंकि वो उन विचारों को ना तो वो अपना सकते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रवाद और शहादत से ही कंफर्टेबल फील करते हैं, और वो महसूस करते हैं कि उनको राष्ट्रवादी घोषित करके ही उनका काम चल सकता है, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो विचार उनकी उनकी आज की विचारधारा से बिल्कुल अनभिज्ञ है, जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कोशिश ये करता हूं हमेशा कि भगत सिंह के विचारों की बात की जाए। शहादत के बारे में तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि शहीद तो वो है ही, और उसको उसको बार बार दोहराने से कोई हमें फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो शहीद हैं और शहीद रहेंगे हमेशा, और उसके लिए हमें उनका उनका हमें आदर करना चाहिए, और बहुत से और शहीद हैं, उन सब का भी आदर करना चाहिए। बात यह है कि भगत सिंह ने किस तरह के विचार छोड़े हमारे लिए, और मैं शुरू करूंगा एक एक छोटी सी दो लाइनें हैं जो जो जस्टिस मेडल्टन, जिन्होंने भगत सिंह की अदालत में केस जिनके सामने चला, जिन्होंने सजा भी दी, उनमें एक जज थे जस्टिस मेडल्टन। जस्टिस मेडल्टन ने कहा था कि ये लोग ये लोग मतलब भगत सिंह और उनके साथी, ये लोग इनकलाब जिंदाबाद और सर्वहारा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए अदालत में दाखिल होते हैं या होते थे, जिससे साफ पता चलता है कि ये किस किस्म की विचारधारा में यकीन करते हैं। इन विचारों के फैलाव को रोकने के लिए मैं उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे रहा हूं। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब आजीवन कारावास की सजा दी गई, असेंबली बॉम्ब केस के बाद की बात है, ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस वाला नहीं है, क्योंकि आजीवन कारावास उनको असेंबली बॉम्ब केस में हुआ था। तो जस्टिस मेडल्टन ने खुद इस बात को महसूस किया, इस बात का एहसास हुआ, और अपने जजमेंट में लिखते हुए ये कहा कि मैं इनको आजीवन कारावास इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं इनके विचारों को आगे नहीं फैलाना चाहता। इनकलाब जिंदाबाद की बात ये लोग करते हैं। इनकलाब का मतलब क्रांति, क्रांति का मतलब सब कुछ बदलाव, सारा सिस्टम जो है आज चल रहा है, जो जो एक्सप्लॉयटेशन पे बेस्ड है, जो 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 गरीब और अमीर में फर्क करता है, उस सब के खिलाफ है। तो भगत सिंह की विचारधारा और उनके साथियों की विचारधारा जस्टिस मेडल्टन के हिसाब से भी यही विचारधारा थी, और ब्रिटिश सरकार ने आजीवन कारावास सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि बॉम्ब असेंबली में फेंका, इसलिए दिया क्योंकि इनको आजीवन कारावास इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अगर बाहर रहे तो इस प्रकार के विचार ये देश में फैलाएंगे। तो भगत सिंह की जो विरासत है, उसकी पहचान तो अंग्रेजों ने खुद कर दी, जज ने कर दी, उसको बताया। अब दुख की बात यह है कि हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते। अंग्रेज जज ये महसूस कर रहा है कि इनके विचार कितने कितने क्रांतिकारी और कितने खतरनाक है, इसलिए इनको आजीवन कारावास में रखना चाहिए। तो शुरुआत मैंने इसलिए किया क्योंकि जरूरी ये है कि जज, जो ब्रिटिश जज है, उन्हीं के विचारों से बात को शुरू किया जाए। आगे अगर आप भगत सिंह के जीवन को देखें तो भगत सिंह का जीवन एक क्रांतिकारी जीवन कोई तब नहीं हुआ जब वो बड़े हुए और उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू करी और मार्क्स को पढ़ा और किताबें पढ़ी। उससे पहले परिवार में उन्होंने क्या सीखा, ये लोग कम ध्यान देते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने बहुत सी चीजें अपने परिवार से सीखी। उनके परिवार में माहौल किस किस्म का था, एक विचारधारा के लोग उनके परिवार में नहीं थे, राष्ट्रवादी सब थे, लेकिन भारत की आजादी सब चाहते थे, लेकिन अलग अलग सोच के लोग थे। उसके बावजूद भगत सिंह ने सबसे कुछ कुछ लिया। जैसे उनके उनके एक चचा जो बहुत ही मशहूर भी हैं, और दुख की बात यह है कि उनको उतना स्थान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं मिला इतिहास में जो मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक अगली अगली पंक्ति के शुरू की जो हमारी श्रेणी है क्रांतिकारियों की, और वो उस समय क्रांतिकारी थे जब देश में क्रांति का प्रचार प्रसार उस लेवल पर नहीं हो पाया था। उस समय उन्होंने एक क्रांति का झंडा बुलंद किया। अब सरदार अजीत सिंह
जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ऐसे लोगों में थे जिन्होंने पहली बार देश में, पहली बार इसलिए कि उससे पहले ऑर्गेनाइज्ड वे में इतना काम नहीं हो पाया था, खासतौर से पंजाब में पहली बार उन्होंने उन्होंने किसानों और मजदूरों और गरीब जो सर्वहारा लोग थे, वर्कर्स से, उनकी उनकी अधिकारों की बात की। उनकी जो हालत है, जिस तरह से वो एक्सप्लॉइट किए जाते थे, जैसा शोषण उनका ब्रिटिश सरकार करती थी, हमारे जमींदार लोग करते थे, देसी लोग, नो सिर्फ अंग्रेज नहीं करते थे, उन सब के खिलाफ आवाज उठाई। एक भारत माता सोसाइटी बनाई, जिसमें सूफी अम्बा प्रसाद हुआ करते थे मुरादाबाद के, उनके बारे में मैंने सोच रखा है कुछ लिखने का, कभी बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। वो भी वहां जाके उनके साथ जुड़े, लाला लाजपत राय की सपोर्ट उनके साथ थी। तो ये भगत सिंह के परिवार में सब कुछ हो रहा था जब भगत सिंह छोटे थे। उनके पिता सरदार किशन सिंह खुद खुद एक कांग्रेस के वर्कर थे, गांधी से प्रभावित थे। सरदार स्वर्ण सिंह दूसरे चचा, वो जेल में रहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए, टीबी से उनके देहांत हो गया जवानी में ही। तो भगत सिंह ने ये सब 12-13 साल की उम्र में अपने परिवार में देखा, और देखने के बाद उन्होंने बचपन से ही विचार बनाया कि मैं अपना जीवन देश में एक क्रांति लाने के लिए अर्पित करता हूं। और ये उनका उनका प्रण जलियांवाला बाग में जाके उन्होंने लिया था। और ये भी लोग, बहुत कम लोग जानते हैं कि 14, 12, 13 साल की उम्र में, 1912 साल की उम्र थी, 1907 में पैदा हुए, 1919 में जलियांवाला बाग हुआ। एक महीने बाद वो वहां गए, वहां से मिट्टी लेके आए, उस मिट्टी को अपने घर में रखा एक शीशी में, और एक सिंबॉलिक रक्त रंजित जो जमीन थी उससे उन्होंने ये मिट्टी निकाली, और वो एक इंस्पिरेशन की तरह उनके साथ हमेशा से रही, उनके घर में रही। तो ये एक उनका जीवन था जिससे उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की। आगे चल के ये उन लोगों में है जिन्होंने, मतलब ये लोग तो बहुत कम जानते हैं कि उस व्यक्ति ने सिर्फ क्रांति की बात नहीं की, क्रांति के साथ साथ उन विचारों की भी बात की, उन विचारों के बारे में भी उन्होंने जोर दिया जो आमतौर से उस उम्र में लोग नहीं करते। जैसे उन्होंने पत्रकारिता शुरू की, अखबारों में, उस वक्त के जो मैगजीन है उनमें लिखना शुरू किया, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, 4 भाषाओं में वो लिख पढ़ सकते थे छोटी उम्र से ही, क्योंकि उस समय की ये भाषाएं थी। अंग्रेजी उन्होंने सीखी, पंजाबी उनकी मातृभाषा थी, उर्दू एक पॉपुलर लैंग्वेज थी पंजाब और हमारे पश्चिमी, वही उत्तरी भारत में, और हिंदी जाहिर है वो पढ़ते थे। तो ये 4 भाषाओं में उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी। पहला लेख, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहला लेख उन्होंने लिखा वो 1924 का है, और वो एक ऐसे सब्जेक्ट पर लिखा और ऐसे विषय पर लिखा जो इतना कठिन और इतना इतना मुश्किल विषय है कि जिस पर एक नौजवान छोड़िए, एक मैच्योर जो व्यक्ति है वो भी उन चीजों पर ना लिख सकता है, ना सोच सकता है। जैसे यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व प्रेम। अब विश्व प्रेम की भावना या इस तरह की चीज पर लिखना, सोचना, ये एक इतना मुश्किल काम है 16-17 साल के व्यक्ति के लिए, कि जो इस उम्र में लोग कायदे से सोच भी नहीं पाते, आज भी नहीं सोच पाते। और वो व्यक्ति उन सब चीजों पर 5-6 पेज लिखता है। मतवाला अखबार एक कलकत्ता से निकलता था, उसने दो पार्ट्स में उसको छापा। तो ये एक शुरुआत भगत सिंह ने अपने विचारों को फैलाने की। और कुछ दिन बाद जब भगत सिंह ने अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाया, जिसमें उनके नौजवान लोग उनके कॉलेज से, नेशनल कॉलेज लाहौर, जहां पर जो लाजपत राय ने बनाया था, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय गांधी की कॉल पर, क्योंकि बहुत सारे जो अंग्रेजों के कॉलेज थे उनका बॉयकॉट किया गया, इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट किया, तो बहुत सारी संस्थाएं, कॉलेजेस वगैरह बने। उनमें एक नेशनल कॉलेज लाहौर में था। भगत सिंह ने डीएवी से अपना दाखिला बदला और यहाँ लाके नेशनल कॉलेज में आए, और ग्रेजुएशन उनका पूरा नहीं हो पाया था उसके बाद वो अपना क्रांति में शामिल हो गए, ये तो खैर अलग बात है। लेकिन उस समय जो साथी थे, जिनमें सुखदेव, भगवती चरण वोरा और बहुत सारे साथी उनके साथ शामिल थे,
कॉलेज के अंदर जो पढ़ते थे, बहुत सारे लेफ्ट विंग कांग्रेस के, जिनकी सपोर्ट डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, केदारनाथ सहगल, लाला पिंडीदास, ये सब पंजाब के लेफ्ट विंग कांग्रेस लीडर्स हुआ करते थे, जिन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों को बहुत सी सपोर्ट दी, पैसे की सपोर्ट भी दिया और एंकरेजमेंट भी दिया। तो ये सब शुरुआत भगत सिंह ने उस समय की। वो एक ऐसा समय था कि ब्रिटिश सरकार ने बड़े कंट्रोल शुरू किया। उनको लगा कि ये कॉलेजेस के अंदर ये जो नौजवान हैं, इन्होंने कुछ इस तरह की पॉलिटिक्स शुरू की है जो 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 साम्राज्यवाद के खिलाफ है, जो अंग्रेजों के शासन के खिलाफ है, जो ओपनली सेडिशियस है। जो सेडिशन का वर्ड आज भी इस्तेमाल होता है, जो अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया था हमारे देश के जो संघर्ष उनके खिलाफ कर रहे थे उनके लिए। आज हम आजाद हिंदुस्तान में भी सेडिशन का इस्तेमाल करते हैं, ये एक अलग मुद्दा है जिस पर हम बहुत से लोग बात करते रहते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने ये सेडिशियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा कॉलेजेस में पेरेंट्स सोसाइटी बनाई, जिससे कि ये काउंटर किया जा सके। माँ बाप को कहा कि अगर आप अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, भगत सिंह जैसे जो विचार के लोग हैं उन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो परिवार के लोगों पर भी एक्शन ब्रिटिश सरकार ले सकती है। तो ये सब चल रही थी गतिविधियां। उसी बीच में भगत सिंह ने एक बड़ी संस्था की स्थापना की, जो एक ओपन प्लेटफॉर्म था, जिसका नाम था नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना सिर्फ इसलिए की कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और जब तक भगत सिंह अंडरग्राउंड नहीं हुए थे, ओपनली एक्टिविटीज में शामिल रहते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने स्टूडेंट्स यूनियन पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए नौजवान भारत सभा को कॉलेजेस के बाहर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। और उसमें जिन लोगों का नाम मैंने पहले लिया, जो ब्रिटिश जो हमारे कांग्रेस के नेता थे लोकल, वो सब ने इनको सपोर्ट किया, और सब लोग आते थे, बोलते थे, और उसको विचारधारा को उनकी आगे बढ़ाते थे। ओपनली इस संस्था ने, नौजवान भारत सभा ने, साफ तौर से अपने ऑब्जेक्टिव्स में जो उनके उद्देश्य थे, जो पूरा उनका एक कंडीशंस थी, उनमें साफ लिखा कि धर्म आधारित या धर्मांध कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें सर्वहारा मजदूर गरीब की बात होगी। इसमें उन लोगों की बात होगी जो देश में 98%, 98% जिनकी आबादी है, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी जो 2% है लेकिन देश में शासन करते हैं। उनका रंग सफेद हो या ब्राउन हो, इससे उनका कोई मतलब नहीं ना। ये सब चीजें उनके जो मैनिफेस्टोस थे उसमें बार बार दोहराई गई कि ये लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ है। शोषण करने वाला चाहे अंग्रेज है चाहे देसी है, ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई आजादी के बाद भी जारी रह सकती है अगर शोषण चलता रहा। तो ये सब चीजें बार बार मैनिफेस्टो में नौजवान भारत सभा के दोहराई जाती रही। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, एक भगवती चरण वोरा ने बड़ा सा पैम्फलेट एक लिखा था, और जो एक्चुअली लिखा गया था गांधी के कल्ट ऑफ द बॉम्ब के खिलाफ, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक कल्ट ऑफ द बॉम्ब करके एक पर्चा लिखा, जिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि ये हिंसा की बात की। गांधी का अपना एक विचारधारा थी, उससे हमें कोई मतभेद नहीं है, उनको अधिकार है, उन्होंने किया। लेकिन इन क्रांतिकारियों ने फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब लिख के उसका जवाब दिया, और उसमें कोशिश की ये बताने की कि हमारा बेसिकली विचार ये नहीं है कि हम हिंसा फैलाना चाहते हैं। हम सिर्फ उन लोगों की बात करते हैं जिनकी बात कोई नहीं करता, जो इस देश में मेजॉरिटी में है, लेकिन उसके बाद भी मार्जिन पर है। और मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये बात आज भी लागू होती है। आज भी ये लोग, जिन लोगों की बात भगत सिंह और नौजवान भारत सभा उस समय कर रहे थे, वो लोग आज भी मार्जिन पे हैं, उनकी बात आज भी कोई नहीं कर रहा है। तो उनका रिलेवेंस, उनके विचारों का रिलेवेंस, उनके विचारों का जो प्रयोग है या जो इस्तेमाल है, वो आज भी उतने ही जोश के साथ, उतने ही रिलेवेंस के साथ किया जा सकता है। तो वो आउटडेटेड नहीं है। दुख की बात यह है
कि इनको बहुत पहले आउटडेटेड हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो मार्जिनलाइजेशन है, ये जो जो एक कुछ लोग हमारे हाशिए पर हैं आज भी, गरीब लोग मेजोरिटी है उनकी आज भी, उन लोगों को आज हाशिए पर नहीं होना चाहिए था। 70, 73, 74 साल की आजादी के बाद इन लोगों को आज हमारा मेन स्ट्रीम में होना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। तो भगत सिंह ने जो बात उस समय की, वो उसमें उन्होंने परसेंटेज लिखे बात की, 98%। ये नौजवान भारत सभा के मैनिफेस्टो में कि हम 98%, 98% लोगों की बात करते हैं ना, क्योंकि 2% सिर्फ देश में शासन कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात करते हैं जो मनुष्य द्वारा शोषण जो सिस्टम करता है? तो मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल बाय पीपल। तो ये सब चीजें उनके मैनिफेस्टो में बार बार दोहराई गई, बार बार कही गई, और कोशिश ये की गई कि इन सब विचारों को एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के तौर पर, एक वैकल्पिक जो फ्रेमवर्क है उसके रूप में देश में पेश किया जाए। दुख की बात यह है कि वो वैकल्पिक फ्रेमवर्क हमारा सिर्फ उनके जीवन के साथ ही चला गया, और दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोग जो जानते भी हैं कि इन लोगों का फ्रेमवर्क क्या था, उसकी बात नहीं करते। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकिए, वो तो एक अराजकता वाली बात है, और भगत सिंह पर यह भी चाल लगाया जाता है कि भगत सिंह अराजकतावादी थे, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगत सिंह ने तीन पार्ट्स में एक आर्टिकल लिखा था 1928 में, एनार्किज्म पर, क्योंकि उनके शुरू के जीवन में वो बेकुनिन से भी काफी प्रभावित थे, और 3 पार्ट्स में उन्होंने ये एक आर्टिकल लिखा कि अनार्किज्म क्या है, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को उस सोच से अलग भी किया, उसको समझा, लोगों को भी समझाया, लेकिन बाद में उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ इस सोच से काम नहीं चलता है, अराजकता फैलाने से ही सिर्फ काम नहीं होगा। जरूर आपको बेकुनिन से कुछ विमर्श या उनके विचार लेने चाहिए, लेकिन उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो मार्क्सवाद की तरफ बढ़े, समाजवाद की तरफ बढ़े, और बहुत सा कुछ अपने जीवन में पढ़ते रहे, और नौजवान भारत सभा का जो प्लेटफॉर्म है उसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल इस सब पूरे काम के लिए किया। एक मजेदार चीज ये है कि बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि नौजवान भारत सभा में जहां उन्होंने बहुत सी और बातें की, उसमें एक ट्रैक्ट सोसाइटी बनाई थी, और उस ट्रैक्ट सोसाइटी को बनाते समय उन्होंने जो उसका एक उद्देश्य बताया, वो उद्देश्य उन्होंने फ्रेंच फिलोसोफर थिंकर वोल्टेयर से लिया, और वोल्टेयर को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि वोल्टेयर ने कहा था उस समय कि फ्रांस में क्रांति या फ्रांस में बदलाव 500 रुपया और 1000 रुपया और 500 पेज की किताब और 1000 पेज की किताब छापने से नहीं होगी, क्योंकि वो किताबें गरीबों तक नहीं पहुंचती। हाँ, तो आपको ऐसी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो गरीबों तक पहुंचे, पतले पतले पैम्फलेट्स, सस्ते, जो हर आदमी पढ़ सकता है। उस विचार से प्रभावित होकर उन्होंने एक ट्रैक्ट सोसाइटी बनाई, और छबील दास जो भगत सिंह के कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, टीचर भी थे, इतिहास पढ़ाया करते थे, उनका देहांत भी 1970 के दशक में हुआ, और बड़े अच्छे कवि भी थे। उन्होंने ये सोसाइटी की जिम्मेदारी ली, और बड़े विभिन्न जो हमारे विषय हो सकते थे उस समय के, उन सब पर उन्होंने लिखा, चाहे उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीति हो, चाहे इकोनॉमिक इश्यूज हो, सब चीज पर आपको उन ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे, और मैंने मेरी किताब में वो सब पूरी लिस्ट मैंने देने की कोशिश किया है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आमतौर से लोग जानते नहीं, जो भगत सिंह के जीवन से जुड़ी हैं। भगत सिंह, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि भगत सिंह सिर्फ राष्ट्रवादी नहीं है, भगत सिंह सिर्फ शहीद नहीं है, भगत सिंह ये सब भी है, और ये सब भगत सिंह के जीवन से जुड़ी चीजें हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और सीखना चाहिए, प्रेरणा भी लेनी चाहिए।
तो ये सब चीजें नौजवान भारत सभा की प्लेटफॉर्म से की। दूसरी चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के जमाने में, आज की राजनीति को आप अगर देखें कि बहुत से नारों की बात होती है हमारे देश में आज ना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज जो हमारे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जिनका ना राष्ट्र से कोई संबंध है ना राष्ट्रवाद से संबंध है इतिहास को अगर देखा जाए, लेकिन आज वो एक बड़े मतलब फ्रंट लाइन स्पोक्स पर्सन जिनको कहा जाता है बने हुए हैं। एनीवे उसकी बहुत सारी और कारण है जिसका समय नहीं है। ये लोगों ने कहना शुरू किया साहब कि वंदे मातरम, हाँ, भारत माता की जय, ये सब चीजें उस समय भी थी, लेकिन उस समय बहुत से और नारे भी थे। किसी एक नारे को राष्ट्रवादी घोषित करने का कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं किसी ने बनाया, है ना। कभी किसी ने नहीं ये कहा कि भारत माता की जय अगर नहीं बोलोगे तो आप राष्ट्रवादी नहीं हो, है ना। तो उस समय नौजवान भारत सभा ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से ये कोशिश की बताने की, ये जो आज राजनीति हो रही है उस समय उस तरह की राजनीति उस समय नहीं थी। वो उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि हमारे देश में सत श्री अकाल, हाँ, जो बोले सो लिहाल, सत श्री अकाल, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हाँ, सब अलग तरह के नारे जो इस्तेमाल होते हैं, जो कांग्रेस पार्टी भी इस्तेमाल करती है और जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। उनकी अपनी सोच है, वो इसलिए नहीं करते कि वो देश के खिलाफ है, उनकी अपनी सोच थी, वो ये चाहते थे कि इन सबको इस्तेमाल करके आप देश में सबको जोड़ सकते हैं, सब प्रेजेंटेशन आप अपने नारों से करने की कोशिश करते हैं। जो भीड़ आती थी 1000-2000 लोगों की, उनमें सब लोग शामिल थे, तो सबको एक आइडेंटिटी का इशू किसी के सामने ना आए। भगत सिंह ने और उनके साथियों ने नौजवान भारत सभा के प्लेटफॉर्म से कहा कि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, हम अपने कार्यक्रमों में सिवाय दो नारों के कोई और नारा प्रयोग नहीं करेंगे। हमें जो लोग दूसरे नारों प्रयोग करते हैं उनसे हमें कोई कोई मतभेद नहीं है। मतभेद सिर्फ ये है कि हम नहीं चाहते कि इस तरह का डिवीजन हम अपने प्लेटफॉर्म से रिफ्लेक्ट करें। हम लोगों को एक बनाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख नहीं पता होना चाहिए लोगों को, भारतीय होना चाहिए सब, भारतीय राष्ट्रवाद की बात करनी चाहिए जो धर्म आधारित नहीं है, जिसकी पहचान धर्म से नहीं है, तो उसकी पहचान इनकलाब जिंदाबाद से है, हिंदुस्तान जिंदाबाद से है, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, सर्वहारा मजदूर सब एक हो। ये सब चीजें भगत सिंह ने अपने नौजवान भारत सभा के प्लेटफॉर्म से बताने की कोशिश की। कुछ कुछ हमारे नौजवान नौजवान भारत सभा के ऐसे भी थे जो बहुत बहुत ही एंथुजियास्टिक थे, है ना, बड़े जोश में आ जाते थे। तो यशपाल ने अपनी किताब में सिंहावलोकन में, जो 3 पार्ट्स में किताब है, यशपाल क्रांतिकारी थे और लेखक भी थे, बाद में भगत सिंह के साथियों में थे। उन्होंने कहा कि नौजवान भारत सभा के साथियों ने एक बार बहुत से सोशल डिनर्स ऑर्गेनाइज किया करते थे और रात को सब लोग इकट्ठे होते थे और हलाल और झटका दोनों तरह का मीट जो है गोश्त वो एक साथ एक बर्तन में पकाया जाता था और सब मिलके खाते थे। तो वो भी ये दिखाने की कोशिश करते थे कि सिख क्योंकि झटका खाते हैं, खाते हैं, ये फर्क खत्म हो, सब मिलके एक साथ खाएं। तो इस तरह की चीजें उन्होंने कोशिश की और सब लोगों ने उसको सराहा और एक बड़ा प्लेटफॉर्म पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब 4-5 साल के लिए एक प्लेटफॉर्म भगत सिंह का बड़ा सक्सेसफुली चला। तो ये तो एक बात हुई उन विचारों की जो इंस्टीट्यूशनलाइज जिसको कहा जाता है भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के प्लेटफॉर्म से की। इसके अलावा अपनी गतिविधियां भगत सिंह की, अब हमेशा मैं जब इस बात पे बोलता हूं, मैं लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि जब ये सब सुने या ये सब आप पढ़ें तो ये सब ध्यान में रखिए कि भगत सिंह की आयु इस समय 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, बस 6 साल का पीरियड है और उसमें 23 साल में भगत सिंह का जीवन खत्म हो जाता है।
तो ये इस इतनी छोटी सी उम्र में और इतने छोटे से टाइम में भगत सिंह ने जो कुछ किया वो इतना सराहनीय है कि जो आमतौर से जिसकी मिसाल बहुत मिलती है। 17-18 साल की उम्र से लेकर 23 साल ये उनका पीरियड है जिसमें उन्होंने क्रांति भी की, उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियां भी की और बहुत कुछ लिखा भी, पत्रकार भी रहे। तो पत्रकारिता का जो जीवन है वो उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं क्योंकि उसी के थ्रू उन्होंने ज्यादातर अपनी चीजें, अपनी विरासत छोड़ी है विचारों की, वो पत्रकार के रूप में छोड़ी क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने की कोशिश की, हर उस मुद्दे पर लिखा जो उस समय रेलेवेंट था। और दुख की बात यह कि वो मुद्दा आज भी रेलेवेंट है। जैसे एक, 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 एक उनका लेख था जो कीर्ति अमृतसर से निकलता था पर्चा, जिसमें उन्होंने एडिटोरियल बोर्ड पर वो रहे उस दिन नौजवान की तरह से। सोहन सिंह जोश जो वर्कर्स एंड प्रेजेंस पार्टी थी उसके उसके फाउंडर थे, तो उन्होंने बुला के कीर्ति में भगत सिंह को लिखने की बात की ना। उसमें जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जैसे धर्म और राजनीति, एक आर्टिकल का उनका जो था उसका शीर्षक यही था, धर्म और राजनीति, अछूत का सवाल, ये सांप्रदायिकता, स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आज कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को, छात्रों को में आते हैं पढ़ने के लिए, ये आज की सरकार भी कह रही है बार बार, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा। और ये भूल जाते हैं जिसको आप देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी मानते हो, भगत सिंह, उसने सब कुछ जो भी कुछ करने की कोशिश की छात्र जीवन में ही, वो छात्र ही थे। और अगर ब्रिटिश सरकार उनको उस समय रोकती है और कहती है कि आप राजनीति नहीं कर सकते हो, तो आप में और ब्रिटिश सरकार में क्या फर्क है? तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो अगर आप इतिहास को नहीं पढ़ते, आप उसको जानबूझ के अनदेखा करते हैं, तब आप इस तरह की बात कर सकते हैं जो किया जा रहा है आज। तो भगत सिंह से सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, उनमें ये भी है कि स्टूडेंट्स की है देश में अच्छा बुरा जो होता है उसमें भागीदार बने, अच्छे के साथ खड़े हों, बुरे के खिलाफ खड़े हों। और अगर आप नहीं होते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें आज जो हो रही हैं वो हमारी विरासत है, जो उस विरासत को छात्रों को नहीं भूलना चाहिए कि भगत सिंह तो छात्र जीवन रहा और छात्र जीवन में ही चले गए। भगत सिंह का जीवन तो छात्र जीवन से बाहर रहा ही नहीं, तो जो भी कुछ हुआ है वो छात्र। तो ये एक आर्टिकल उन्होंने स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स में लिखा और ये कोशिश की कि छात्रों की जिम्मेदारियां क्या हैं, कैसे देश को बनाने में छात्र अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो की मिसाल दी और बहुत सारे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा। उनमें साफ तौर पे भगत सिंह ने कोशिश बताने की कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी कितना बड़ा अभिशाप है हमारे देश में, जो बरसों से हमारे देश में लागू है। हम आज का 6 करोड़, उस समय की आबादी, इतनी आबादी थी, 6 करोड़ हमारे जो अनटचेबल्स हैं, जिनको हम अनटचेबल कहते हैं, वो हमारे देश के नागरिक ही नहीं है, उनको नागरिकता के अधिकार नहीं है, उनको वो अधिकार नहीं है जो अपर कास्ट लोगों को है, जो उच्च जाति के लोगों को है। तो उन लोगों को वो अधिकार मिलने कि वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन क्यों नहीं करेंगे जब आप उनको इंसान ही नहीं मानते? जब आप उनको इंसान बनाओगे तो वो धर्म परिवर्तन क्यों करेंगे? तो ये जिम्मेदारी तो हम लोगों की है, हमारे समाज की है कि हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ें। हम एक कुत्ते को अपनी गोद में बिठा सकते हैं, लेकिन एक अनटचेबल अगर आपको छू देता है तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। तो ये सब बातें उस पूरे लंबे से आर्टिकल में, 4-5 के पेज के आर्टिकल में उन्होंने बार बार कहने की कोशिश की और बड़ी सख्त
बड़ी सख्त लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग किया, लोगों को उकसाएं, कोशिश करें लोगों में इस तरह की जो हमारी धारणा है उसके खिलाफ एक घृणा पैदा हो, लोगों को प्रोवोक करें, भड़काएं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये सब चीजें, वैसे चीजें और हैं जो जिसका समय हमारे पास ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज जो सांप्रदायिकता है जो आज हमारे यहाँ फैली हुई है, और प्रेस, हमारा जो प्रेस है उसके बारे में, वो आज मतलब अब क्या कहा जाए कि हमारी जो आज प्रेस है, जो एक्चुअली प्रिंट प्रेस थी उस समय, टीवी नहीं था और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं, और जो प्रिंट मीडिया है वो भी बड़ा लिमिटेड था, लेकिन उन सब लोगों ने उन सब लोगों के बारे में भगत सिंह लिखते हैं कि ये लोग बड़े गैर जिम्मेदारी से बिहेव करते हैं, इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि ये जो प्रोवोकेटिव, ये भड़काने वाली जो हेडलाइंस बड़ी प्रमुखता से अपने अखबारों में देते हैं, उससे हिंसा फैलती है, होता है, समाज विभाजित होता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हमारी प्रेस इसको इतनी गैर जिम्मेदार, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि इसने हमारे समाज को बांटा है। इन लोगों का जिम्मेदारी ये थी कि ये लोग समाज को शिक्षित करें, ये एक उद्देश्य है भगत सिंह की लैंग्वेज कि ये उद्देश्य है हमारे समाज का, हमारे प्रेस का, कि वो शिक्षित करे देशवासियों को, और एक शेयर्ड, एक साझी राष्ट्रीयता पैदा करे, कॉम्पोजिट नेशनलिज्म पैदा करे ना। ये सब उद्देश्य हमारी प्रेस के हैं, लेकिन इन सब उद्देश्यों से ये लोग दूर भाग चुके हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इतने गैर जिम्मेदार है, इररेस्पॉन्सिबल है कि ये लोग, इनको ये एहसास ही नहीं है कि क्या इनका मुख्य उद्देश्य था, क्यों ये इस धंधे में आए थे। इस धंधे में देश को बांटने के लिए नहीं आए थे ये लोग। तो आज जो हमारे यहाँ हो रहा है वो कितना रेलेवेंट है 1928 में। दुख की बात है कि आज हम वही बात करते हैं मीडिया के बारे में, और पिछले 2-3 साल में तो जाती हो गई है कि मीडिया की गैर जिम्मेदारी, मीडिया को ये एहसास है कि हम जो लिख रहे हैं उसका असर समाज पर क्या होगा। जो भगत सिंह उस समय 1928 में इस बात को नोटिस कर रहे हैं, अपनी बातों में लिख, और यही सब चीजें हैं भगत सिंह से सीखने की हैं। दुख की बात यह है कि हम ना तो पढ़ते, ना सीखते, ना ये कोशिश करते कि राष्ट्रवाद से ऊपर भी कोई चीज है, और राष्ट्रवाद भी क्या, भगत सिंह का राष्ट्रवाद क्या था। आज आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, भगत सिंह राष्ट्रवाद एक ऐसा राष्ट्रवाद है जिसमें भगत सिंह ने साफ तौर से कहा कि मैं उस राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करता हूं जो राष्ट्रवाद ऊंच नीच की बात करता है, जो राष्ट्रवाद देश को बांटने की बात करता है, वो राष्ट्रवाद जो धर्म आधारित है, वो राष्ट्रवाद जो जाति और धर्म नाम पर देश को बांटता है ना। और मैं उस राष्ट्रवाद में विश्वास करता हूं जो अंतरराष्ट्रीय है ना, जो इंटरनेशनलिस्ट है पर्सपेक्टिव में। राष्ट्र का अपना एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद आपको उससे ऊपर उठ के मानवता की बात करने की जरूरत है। ह्यूमनिज्म, मानवता का क्या को आप विभाजित नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज में। ये सब भगत सिंह के लेखों में है सब कुछ। दुख की बात ये है कि हम पढ़ते ही नहीं ना। वो आदमी इतना सोचा, इतना पढ़ा, और पढ़ने के बाद इतना समझने की कोशिश की, और हम सबको एक विरासत के रूप में पीछे छोड़ के जाने की बात की, जो आज सब, मतलब भगत सिंह तो हमारे लिए जिंदा है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, भगत सिंह हमारे लिए शहीद तो एक उनका एक सिर्फ बॉडी है ना, जो अंग्रेजों ने मार दी है। भगत सिंह की सोच, उस पर तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। उसको हम मार रहे हैं, उसको अंग्रेजों ने नहीं मारा, उसको हमने मारा है, क्योंकि हम उसके बारे में बात नहीं करते, हम उससे फासला रखते हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। वो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें बहुत कुछ अपने आप को बदलना पड़ेगा।
हमें सांप्रदायिकता से दूर जाना पड़ेगा, हमें अनटचेबिलिटी से दूर जाना पड़ेगा, हमें गरीब अमीर में फर्क खत्म करना पड़ेगा, हमें अंतर्राष्ट्रीय समझ रखनी पड़ेगी, हमें जो संकीर्ण जो हमारी विचारधारा है उससे दूर भागना पड़ेगा। ये सब भगत सिंह की सोच है। प्लूरलिज्म की बात करनी पड़ेगी, अधिकार पड़ेगी। तो ये सब चीजें हैं जो भगत सिंह हमारे लिए छोड़ के गए। दुख की बात ये है कि ये सब हम लोगों से इतना दूर हो कि ये अगर हम आज बात करते हैं जो ये बिल्कुल अनभिज्ञ सी चीज लगती है। भगत सिंह से जुड़ी हुई कोई बात ही लगती ही नहीं, क्योंकि भगत सिंह तो सिर्फ शहीद है हमारे लिए ना, भगत सिंह विचारक तो है ही नहीं। तो ये सब चीजें जब मैं कभी कहीं भी बोलता हूँ तो बहुत लोगों का रिएक्शन यही होता है कि हमने तो कभी सुना ही नहीं था। अरे भगत सिंह वो तो मतलब उसने वो लिखा भी है। तो ये एक लोगों का रिएक्शन होता है कि क्या डिड ही एक्चुअली राइट ऑल दिस। अरे भाई जब आप पढ़ोगे नहीं तो आपको होगा, क्योंकि आपने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि भगत सिंह ने जो लिखा है उसको कम से कम खोल के देखें। बहुत से लोग कहते हैं मुझसे कि साहब ये तो पढ़ाया नहीं जाता स्कूल कॉलेजेस में। अरे भाई स्कूल कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो सिलेबस है, जो कोर्स है, करिकुलम है, वो इतना हैवी है। हम तो बच्चों का बस्ता हैवी हल्का करने की बात करते हैं। भगत सिंह को आप कैसे पढ़ा सकते हो? एक बड़ा चैप्टर भगत सिंह पर नहीं आ सकता। वो सिर्फ आपको खुद चौक करना पड़ेगा नौजवान की तरह से। बहुत कुछ अवेलेबल है बाजार में, हिंदी में। मेरा अपना लिखा हुआ भी है, और लोगों ने बहुत लिखा है भगत सिंह पर, क्रांतिकारियों पर। आप अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़िए। आप सिलेबस के तरह क्यों पढ़ते हैं? ये कब जरूरी है ना? स्कूल में पढ़ाना जरूरी नहीं है, कि स्कूल में सब चीज नहीं पढ़ाई जा सकती। स्कूल की अपनी लिमिटेशंस है। तो ये सब चीजें हम अपने आप, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी विरासत को जिंदा रखें, उनको को जिंदा रखें, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार पटेल हो, कोई भी हो, उन सब विरासतों को जिंदा रखने के लिए हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जो हम नहीं करते और सिर्फ शिकायत करते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो पढ़ाई, ये फलानी चीज नहीं पढ़ाई। अरे भाई पढ़ाने की बात नहीं है, ये सब चीज पढ़ाई नहीं जा सकती। कितनी चीज पढ़ाई जाएंगी कोर्स में? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जिंदगी में बहुत बहुत कुछ करना है। वो भगत सिंह को थोड़ी पढ़ना है जिंदगी में सिर्फ ना। वो तो उसके पढ़ने के लिए तो एक्स्ट्रा टाइम है ना? आप फालतू चीज पढ़ने के बजाय ये काम की चीज पढ़िए अगर आपको शौक है तो वो चीज पॉसिबल है। तो भगत सिंह के जीवन में अगर आप जीवन को देखें, खासतौर से जो उनका जीवन जेल में गुजरा, आप उस जीवन को देखिए ना। उस आदमी कितना पढ़ा। भगत सिंह के जितने साथी हैं वो सब, हर हर साथी उनका ये कहता है कि भगत सिंह को हमने कभी भी बिना किसी 4 या 5 किताबों के बगैर देखा ही नहीं। उनकी दोनों जेबों में कोर्ट की किताबें होती थी, कोई ना कोई किताब। जब जेल में थे तो उनकी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती थी, जब साथी उनसे मिलने जाते थे। जयदेव गुप्ता उनके एक बड़े साथियों में हैं जिनके पत्र हमें मिलते हैं। वो उनसे लिस्ट दिया करते थे किताबों की कि ये किताबें मुझे द्वारकादास लाइब्रेरी से लाहौर से लाके पहुंचा देना अगली बार जब आओगे मिलने। कोई लिस्ट नहीं थी किताबों के अलावा ना? उनकी जरूरत की चीज सिर्फ किताब थी। तो अपने जेल में भी सब पूरा जीवन सिर्फ पढ़ने में गुजारा। उस व्यक्ति ने जो जो जेल की यात्राएं झेल रहा है, वो पढ़ भी रहा है और लिख भी रहा है। और अफसोस की बात है कि हम उन यात्राओं में किए गए काम को सराहने की बजाय उसको इग्नोर करते हैं, है ना? जिस व्यक्ति ने इतनी यात्राओं के बाद इतना कुछ लिखा और छोड़ा हमारे लिए, हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो ये तो हम हमारे लिए शर्म की बात है कि हम कम से कम उन सब चीजों को जो भगत सिंह ने इतनी मुश्किल से अपने उस मुश्किल जीवन में सब पढ़ के लिख कर हमारे लिए छोड़ा। जैसे आप लिस्ट देखिए भगत सिंह की, वो लिस्ट किताबों की देखिए, उसमें आपको मार्क्स और एंगल्स से लेके दोस्त ट्रॉट्स्की से लेके रविन्द्रनाथ टैगोर और रूमी, नो, उसमें टॉम पेन, उसमें हर तरह के लोग हैं। उसमें सिर्फ लेफ्ट और राइट की बात नहीं है, और प्रोज और पोएट्री की बात नहीं है, सब लोग हैं। उर्दू पोएट्री भी है उसमें। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की भी लेख है। उसमें लेफ्ट विंग जो हमारे पूरी आइडियोलॉजी है, ज्यादातर लोग उसी के हैं, वो भी शामिल है। और सावरकर की बात भी करते हैं वो।
आजकल सावरकर भक्त बहुत लोग कहते हैं भगत सिंह। अरे भाई, भगत सिंह ने जो सावरकर का नाम लिया एक आध लेख में अपने, वो दिया 1857 की जो किताब सावरकर ने लिखी थी उसके बारे में लिया है ना। और उसके बारे में कहा कि भाई ये भगत सावरकर ने 1857 पर किताब लिखी है और बड़ा काम है। लेकिन बाद में सावरकर का क्या है वो उसके बारे में तो भगत सिंह का कोई विचार है ही नहीं, क्योंकि ना भगत सिंह के पास पास समय था समझने का, पढ़ने का, इसलिए कोई उसके बारे में कहा भी नहीं। तो सिर्फ ये कहना कि सावरकर का नाम लिया, तो वो तो कॉन्टेक्स्ट है क्यों लिया ना? वो सावरकर की राजनीति से कोई ये थोड़ी है कि मतभेद नहीं है ना। वो तो उसके बारे में तो भगत सिंह के पास समय नहीं है, तो बात ही नहीं की। तो ये सब चीजें भगत सिंह ने जेल में लिखी और कहीं। वाई मैं एथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। अब एक इतना बड़ा लेख है, उस लेख में वो व्यक्ति फिलोसफिकल बात करता है ना। बहुत सारे, एक दार्शनिक के रूप में आप देखते हैं भगत सिंह को, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिर्फ वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और क्रांतिकारी की तरह बात नहीं कर रहा है, वो एक फिलोसोफर की तरह बात भी कर रहा है। और ऐसी बातें करता है जो जो 22-23 साल का लड़का सोच भी नहीं सकता। एंगेज करता है फिलोसफी के साथ, और सिर्फ भगवान के खिलाफ युद्ध नहीं है वो। भगवान की क्या जो एग्जिस्टेंस है उस पर तो सवालिया निशान लगाता ही है भगत सिंह। लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वैज्ञानिक सोच क्या होनी चाहिए, रैशनलिज्म की बात करता है वो आदमी। वो व्यक्ति पूजा के खिलाफ बात करता है। महात्मा गांधी की मिसाल देके कहता है महात्मा गांधी में बहुत सी चीजें अच्छी होंगी, ठीक है, लेकिन आप अंधभक्त नहीं हो सकते हैं। आप सवाल उठाइए। कोशिश करता है बार बार कहने की कि पुरानी हर वो चीज जो जो आपको परंपरा के रूप में आपको मिली है वो अच्छी नहीं हो सकती ना। हर पुरानी चीज जो आपको अपने परिवार से मिली हो, अपने इतिहास से मिली हो, हर चीज अच्छी नहीं हो सकती। उस पर आप सवालिया निशान लगाइए, क्वेश्चन कीजिए। सवाल उठाना आपका फर्ज है। आपको बुद्धि इसलिए मिली कि आप उसका उपयोग करके सवाल उठाएं। अगर आंख बंद करके, दिमाग बंद करके हैं, तो आप रिएक्शनरी हैं, प्रतिक्रियावादी हैं। इससे आप रिएक्शनरी बनते हैं, प्रतिक्रियावादी बनते हैं। आप प्रोग्रेसिव नहीं बनते। आपकी सोच फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, फिर आपकी सोच बैकवर्ड लुकिंग है। तो ये सब चीजें उस बायोमिमेथिस्ट मैं नास्तिक क्यों हूं उसमें भगत सिंह ने उठाई। लेकिन हम लोग तो कोई पढ़ता ही नहीं है ना? ये सोच के नास्तिक, मैं नास्तिक क्यों हूं, बस भगवान के खिलाफ है, खुदा के खिलाफ है, और इसमें तो बस क्या पढ़ के करेंगे। तो ये सब ऐसी हैं जिनको हमने खुद भगत सिंह को नुकसान पहुंचाया ना, क्योंकि हमने उसके विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। कोशिश यही की कि हम उसको राष्ट्रवादी बना के छोड़ दें। 23 मार्च को याद करें, उसके बाद अगले साल आएगा फिर याद करेंगे, इस बीच में जरूरत ही नहीं है। तो भगत सिंह को मुर्दा रखना ये तो हमारा काम है, भगत सिंह को जिंदा कर रखना ये भी हमारा काम है। हम भगत सिंह को जिंदा रख सकते हैं उसके विचारों से। भगत सिंह को रोज अपने जीवन में जीकर, चाहे वो हमारी जिंदगी राजनीतिक जिंदगी हो, सामाजिक हो, या इंटेलेक्चुअल लाइफ हो, सब तरह की जिंदगी में हम भगत सिंह को जी सकते हैं। और खुशी ये है कि हमको एक ऐसा विचारक मिला उस पीरियड में जिसकी पॉपुलैरिटी उस समय ये मैं आपको कोट कर रहा हूं, पट्टाभी सिद्धरामैया जो हमारे कांग्रेस के लीडर में भी थे और कांग्रेस की इतिहास भी लिखा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक समय था 1928, 29, 30, 31, 2-3 साल का पीरियड जिसमें भगत सिंह की पॉपुलैरिटी गांधी के बराबर हो गई थी पूरे देश में। और ये भी लिखा आगे कि हो सकता है कि कुछ पीरियड में गांधी से भी आगे हो भगत सिंह पॉपुलैरिटी। तो ये तो कांग्रेस का व्यक्ति खुद अपना लिख रहा उस समय। और दुख की बात यह है कि उस पॉपुलैरिटी को हमने गंवा दिया।
हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, भूल गए। तो ये चीजें आज हम लोगों के लिए हमारा हमारा एक्चुअली हमारा भगत सिंह को, उसके विचारों को जिंदा रखें, जिंदा करें और जीने की कोशिश करें अपने जीवन में। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भगत सिंह के विचारों का असर या भगत सिंह का जो पूरा प्रोग्राम है उसको आप आगे कैसे ले जा सकते हैं। अरे भाई, मैंने कहा मेरे जैसे लोग सिर्फ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ना। असली काम है हर व्यक्ति का, जो यहाँ बैठा है, जो सुन रहा है, वो अपने जीवन में अपने लेवल पर कम से कम सुधरने की कोशिश करे। सुधरना मतलब भगत सिंह को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करे। इंडिविजुअल लेवल पर जिन लोगों से आप मिलते हैं उनसे बातचीत कीजिए, और कोई नहीं है। कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म जो जो जिनके पास जनता है, जिनकी बात सुनी जाती है, वो लोग इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं। बहुत कम होते हैं जो लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी भी विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हम लोगों का फर्ज है कि हम लोग भगत सिंह जैसे व्यक्तित्व के विचारों को जिंदा रखने की कोशिश करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। और यही हमारा सबसे बड़ा एक सबसे बड़ी सेवा होगी भगत सिंह के लिए, जो आज तक हमने, दुख की बात है कुछ लोगों के अलावा ज्यादातर हम लोगों ने नहीं की, जो हमें करनी चाहिए और आज के माहौल में खास तौर से करनी चाहिए। धन्यवाद।